What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। नेहरू वाज द वर्स्ट डिजास्टर टू एवर हिट इंडिया। दोस्तों, ये उस आर्टिकल का टाइटल है जो फेमस न्यूज मैगजीन आउटलुक इंडिया में पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल के सूत्रधार थे फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स डब्ल्यू माइकल्स। ये वही माइकल्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के आखिरी दौर में न्यू दिल्ली में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल या यूपीआई की नींव रखने के साथ साथ लगभग 4 दशक तक रिनोन्ड फोर्ब्स मैगजीन के एडिटर की भूमिका निभाई। साथ ही इन्होंने ही सबसे पहले महात्मा गांधी के असैसिनेशन की न्यूज रिपोर्ट्स भी दुनिया के सामने रखी, जो कि आज भी दुनिया की 100 ग्रेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शुमार है। गांधी और नेहरू से लेकर 21st सेंचुरी के भारत को अपनी आंखों के सामने जीवंत देखने वाले माइकल्स ने आउटलुक इंडिया के इस इंटरव्यू में बताया कि किस तरह नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से भारत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची, और अगर ऐसा ना होता तो आज भारत कुछ और होता। अगर हम माइकल्स जैसे रिनोन्ड और सीनियर जर्नलिस्ट की बात को दरकिनार कर भी दें तो काफी समय से बहुत से इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि करंट इन पावर बीजेपी भी इस बात का दावा करते रहे हैं कि यदि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ना रहे होते तो भारत आज इससे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में होता। जबकि इसके उलट ये फैक्ट भी है कि जब 1964 में नेहरू ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब द इकोनॉमिस्ट ने फ्रंट पेज पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये आर्टिकल प्रिंट किया था। वहीं इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहकर संबोधित किया गया था। यही नहीं, आज भी इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप के साथ साथ देश की मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये सब कह के उनकी लेगेसी के रिगार्डिंग एक रॉन्ग नैरेटिव रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि पॉलिटिकल माइलेज के लिए भारत के इतिहास में उनके अमूल्य योगदान को मिटाया जा सके। लेकिन आज हम इन कही सुनी बातों को अलग रख के खुद इस यक्ष प्रश्न की पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू भारत के वर्स्ट पीएम थे या न्यू इंडिया के नेशन बिल्डर। आखिर नेहरू एक नेशनल हीरो थे या फिर एक न्यू इंडिया की राह का सबसे बड़ा रोड़ा। तो चलिए आज हम जवाहरलाल नेहरू और उनकी लेगेसी के कुछ पन्ने पलटते हैं ताकि इस प्रश्न का ठीक ठीक जवाब ढूंढ सकें। तो 1945 के अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही ये बात साफ होने लगी थी कि अब भारत में ब्रिटिश राज बस कुछ दिनों की मेहमान है, और अब आगे चाहे वो कितने भी पांव घसीटे, सूनर और लेटर भारत को आजादी तो मिलकर ही रहेगी। ऐसे में 1946 के इलेक्शंस के रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली भारी जीत से सबको ये बात समझ आने लग गई थी कि अब जो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर उसके शीर्ष पर होगा वही भारत की कमान संभालेगा। 1940 में राजमार्ग सेशन के बाद से ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्थापित थे। ऐसे में अबुल कलाम चाहते थे कि 1946 में एक बार फिर उन्हें ही कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, जिससे वो फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के डी फैक्टो लीडर बन सकें। इस बात का इशारा हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच 20 अप्रैल 1946 को ही महात्मा गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में रख दी। उनका मानना था कि ऐसा करने के साथ ही सर्वसम्मति से कांग्रेस और उसके सब दिग्गज भी नेहरू को ही अपना भावी नेता चुन लेंगे। लेकिन उसके उलट गांधी जी की पसंद जानते हुए भी जब कांग्रेस और देश का फ्यूचर लीडर चुनने की बात आई तो 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सामने रखा, जबकि बाकी 3 ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। यानी किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबका यही मानना था कि न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान, लीविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट और सैकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड और न्यूली इमर्जिंग इंडिया को साथ रखने की काबिलियत केवल सरदार पटेल में है। जैसे ही ये बात गांधी जी ने नेहरू से साझा की तो उन्होंने फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट में सेकंड लीड की पोजीशन को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद गांधी जी ने पटेल को जवाहरलाल नेहरू के लिए देश और कांग्रेस में अपनी पोजीशन खाली करने का अनुरोध किया। जब बाद में अपने इस फैसले के बारे में गांधी जी से पूछा गया तो उनका कहना था कि नेहरू की ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान है जो फ्यूचर इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर्स में उसकी मदद करेगी। वहीं सरदार पटेल भारत में रहकर उसके लिए काम करेंगे। ये दोनों मिलकर सरकार की बैलगाड़ी को एक साथ खींचने वाले 2 बैलों का काम करेंगे। जबकि इस बारे में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी अपनी किताब में लिखते हैं, गांधी हैड वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट फॉर द सेक ऑफ ग्लैमरस नेहरू। यहाँ उन्होंने वंस अगेन का जिक्र 1929, 1937 और 1946 के कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के नजरिए से भी किया था।
क्योंकि इन सभी मौकों पर गांधी जी के ही इंटरवेंशन से पटेल को कांग्रेस के प्रेसिडेंट की कुर्सी नेहरू के पक्ष में छोड़नी पड़ी थी। खैर, गांधी जी के आग्रह पर पटेल ने यूनानिमसली इलेक्ट होने के बाद भी भारत के पहले पीएम के पद के लिए अपना नॉमिनेशन खुद वापस लेकर होम मिनिस्टर का पद स्वीकार कर लिया। इस पूरे वाक्य के बारे में भी नेहरू के वन ऑफ द मोस्ट सिंपैथेटिक बायोग्राफर्स माइकल ब्रेचर भी लिखते हैं, इफ गांधी हैड नॉट इंटरवीन्ड, पटेल वुड हैव बीन द फर्स्ट de facto premier of India in 1946-47. The Sardar was robbed of the prize and it rankled deeply. ऐसे में हम कह सकते हैं कि नेहरू को भारत में पीएम का पद भी गांधी जी की सिफारिश से ही मिला था। पर यह तो कहानी का एक पक्ष हुआ। असल सवाल यह है कि क्या वाकई वो इस पद के असल हकदार थे। खैर, पीएम पद पर नेहरू बैठ तो गए, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही थी। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर गद्दी संभालते ही जवाहरलाल नेहरू के लिए 500 से ज्यादा रियासतों में फैले भारत को एक सूत्र में पिरोने की चुनौती सामने खड़ी थी, जिस जिम्मेदारी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। लेकिन आज जिस कश्मीर और पीओके के कॉम्प्लेक्स इशू को हम देख रहे हैं, उसे उलझाने में पीएम नेहरू का ही हाथ था। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर के एसेशन के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में घुसे पाक आर्मी बैक्ड सो कॉल्ड ट्राइबल टेररिस्ट को भारत से बाहर खदेड़ना शुरू किया, तब पटेल सहित ज्यादातर एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि इंडियन आर्मी को पहले पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए और एक बार 15 अगस्त 1947 को मार्क्ड ओरिजिनल बॉर्डर तक इंडियन टेरिटरी को हासिल करने के बाद ही यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन नेहरू ने इसके उलट तुरंत ही यूनाइटेड नेशंस में अपील दायर कर दी। नतीजा ये हुआ कि यूएन ने उस समय के रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही सीज फायर करके एलओसी निर्धारित कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अवैध रूप से कब्जाने में कामयाब हुआ। लेकिन नेहरू की ओर से यह ब्लंडर केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं था, बल्कि उनकी ही ओर से ऐसा ही एक ब्लंडर हैदराबाद में भी होने वाला था। 1947 बैच के आईएएस MKK नायर विथ नो इल फीलिंग टू एनीबडी में बताते हैं कि जब पटेल ने हैदराबाद को उसके टायरेनिकल और प्रो पाकिस्तान निजाम मीर उस्मान अली खान और उसकी पर्सनल आर्मी रजाकर्स के चंगुल से छुड़ाने का प्रपोजल कैबिनेट मीटिंग में रखा, तब नेहरू ने उसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर KM मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में भी बताते हैं कि कैसे हैदराबाद में बिगड़ते हालातों के बीच भी नेहरू मिलिट्री इंटरवेंशन और ऑपरेशन पोलो के पक्ष में नहीं थे। वो वहां भी यूएन के थ्रू ही इंटरवीन करना चाहते थे, जैसे वो कश्मीर में गए थे। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड प्रेस में खुद को सो कॉल्ड सेकुलर और प्रो मुस्लिम दिखाना चाहते थे। जबकि ये बात स्टैब्लिश थी, लोकल सेंटिमेंट्स और प्रैक्टिकलिटी के अगेंस्ट जाकर हैदराबाद के निजाम या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। यही नहीं, वीपी मेनन अपनी किताब द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में अर्स्टवाइल हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के की पॉलिटिशियन कसीम रिजवी की एक स्पीच भी कोट करते हैं, जिसमें रिजवी का कहना था कि यदि इंडियन डोमिनियन ने हैदराबाद में कदम रखा तो उसे वहां 1.5 करोड़ हिंदुओं की बोन्स और एशेस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में सरदार पटेल ने नेहरू के अगेंस्ट जाकर ही हैदराबाद में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। नतीजा ये हुआ कि निजाम को सरेंडर करना पड़ा और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। हालांकि नेहरू का हैदराबाद मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर ये हेजिटेंस इंडिया की ग्लोबल इमेज को लेकर था। वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसे न्यूली इमर्जिंग नेशन की गलत तस्वीर दुनिया के सामने जाए, जिसमें उसे नॉन सेकुलर नेशन की तरह पेंट करने की कोशिश की जाए। मगर आज की स्थिति में आप खुद सोच कर देखिए, यदि कश्मीर वाली यूएन जाने की गलती भारत ने हैदराबाद में भी रिपीट की होती तो आज दक्षिण भारत की स्थिति क्या होती। दोस्तों, आपने ग्वादर पोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा। पाकिस्तान का वही ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान और चाइना के CPEC प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसके चलते चाइना यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही है। मगर क्या आप जानते हैं 1947 में ग्वादर पोर्ट ओमान के सुल्तान के अंडर हुआ करता था, जो इंडिया पाक पार्टीशन के बाद इसे भारत को देना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया,
क्योंकि उस समय ग्वादर एक फिशिंग पोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। साथ ही नेहरू, जो उस समय पीएम के साथ साथ भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कार्यभार भी संभाल रहे थे, उन्होंने ग्वादर की इंपॉर्टेंस और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने में भारी भूल कर दी। नतीजा ये हुआ कि 1948 में ओमान ने ये पोर्ट पाकिस्तान को बेच दिया। वहीं कुछ स्कॉलर्स और न्यूज रिपोर्ट्स तो ये तक क्लेम करते हैं कि अगस्त 1950 में यूएसए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के स्थान पर भारत को परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर दे रहा था। यूएस की ओर से इस तरह का कोई ऑफर ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं किया गया था, लेकिन अनऑफिशियल चैनल्स और पर्दे के पीछे चल रहे डिस्कशन के बीच इसका जिक्र हमें उस दौरान यूएन में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रही विजय लक्ष्मी पंडित के अपने भाई पीएम नेहरू को लिखे एक लेटर में भी देखने को मिलता है। लेकिन नेहरू ने इस पॉसिबल ऑफर को कैटेगोरिकली डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उस समय वो चाइना से भारत के संबंध और ग्लोबल लेवल पर यूएन के रूप में एक इक्वलिटेरियन बॉडी के एस्टैब्लिशमेंट को प्रेफरेंस दे रहे थे। जबकि यूएस के ऐसे किसी ऑफर को मानने का मतलब होता चाइना से दूरी और हमेशा के लिए सोवियत यूनियन के सोशलिज्म के बजाय यूएस और उसके कैपिटलिज्म से दोस्ती, जिसे करने के लिए आइडियलिस्ट नेहरू तैयार नहीं थे। उस सुपर पावर्स के बीच सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के वॉर क्लब का पॉन नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आज की स्थिति में जरा फिर से सोच कर देखिए, यदि उस समय भारत ने भी चाणक्य नीति से काम लिया होता तो आज ग्लोबल लेवल पर भारत यूएन का एक परमानेंट मेंबर बन चुका होता। साथ ही चाइना यूएन में भारत के रेजोल्यूशंस को ब्लॉक ना कर रहा होता। खैर, अगर हम भारत के एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की माने तो इस तरह का एक अनऑफिशियल ऑफर नेपाल के तत्कालीन किंग त्रिभुवन बीर विक्रम शाह की ओर से अर्ली 1950s में भी आया था, जब उन्होंने नेपाल को भारत में शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। मगर तब भी वो नेहरू ही थे जिन्होंने आइडियल्स का हवाला देते हुए उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसी तरह फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी महाराजा कृष्णा रसगोत्रा बताते हैं कि जब मिड 1950s में यूएस को इस बात की भनक पड़ी कि चाइना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तब बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए भारत को मदद का प्रस्ताव दिया था, जिसे एक बार फिर नेहरू ने आइडियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनकी इसी भूल का सबसे बड़ा सबक भारत को आने वाले सालों में मिलने वाला था। भारत ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही उससे अपने संबंध मधुर करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। यही कारण है कि 1954 में दोनों देशों के बीच हुए पंचशील एग्रीमेंट के बाद से ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आम हो गया। लेकिन इसी बैकड्रॉप में तिब्बत और दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने से लेकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री इश्यूज का हवाला देते हुए 1962 में चाइना ने भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़ दिया, जिसके लिए नेहरू या उनके नेतृत्व में भारत दोनों तैयार नहीं थे और उसने नेहरू के नॉन अलाइंड मूवमेंट और चाइना को फ्रेंडली स्टेट मानने की पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी। नतीजा ये हुआ कि चाइना सीमा पार करते हुए भारत के काफी अंदर तक घुस गया। हालांकि उस समय भी भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए जल्द ही चाइना को पीछे ढकेलने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन उस समय पीएम नेहरू के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संकट की घड़ी में वो चाइनीज आर्मी द्वारा बॉम्डिला के कैप्चर करने के बीच ही 20 नवंबर 1962 के दिन ऑल इंडिया रेडियो पर आकर ऑलमोस्ट रोते हुए केवल माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम कह पाते हैं। हालांकि चाइना के अगेंस्ट भारत के इस फेलियर का एक बड़ा कारण तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर और पीएम नेहरू के दोस्त वीके कृष्णन मेनन भी थे, जिन्होंने भारत के डिफेंस को मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि 1960s की स्टार्टिंग से ही बहुत से ग्राउंड लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बॉर्डर के नजदीक चाइना के बढ़ते मिलिट्री बिल्डअप को लेकर सरकार को आगाह करते रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में भारत को चाइना के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। यूं तो कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि चाइना की तरफ नेहरू के झुकाव की एक बड़ी वजह भारत के पाकिस्तान से बिगड़ते हुए रिश्ते भी थे। ऐसे में वो किसी भी शर्त पर चाइना के साथ लगे अपने फ्रंट पर पीस बनाए रखना चाहते थे। मगर नेहरू की इन सभी मिसकैलकुलेशंस और फेलियर्स के लिए बहुत से स्कॉलर्स उनके ऑटोक्रेटिक पेस को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों, अगर हम 1951-52 में इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद फॉर्म गवर्नमेंट की ओर गौर करें तो हम पाएंगे कि तब तक सरदार पटेल इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। कांग्रेस में बड़ा कद रखने वाले आचार्य जेबी कृपलानी से
पीएम नेहरू का डिसएग्रीमेंट भी पब्लिक हो चुका था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या गवर्नमेंट में नेहरू के सामने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं पीएम नेहरू की ऑटोक्रेसी भी दिखाई देने लगी। फिर चाहे वो कश्मीर में उनके शेख अब्दुल्ला से बनते बिगड़ते रिश्ते हों या फिर हर ओपिनियन और सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाता कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने का उनका फैसला, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए उनके द्वारा चुने गए इकोनॉमिक मॉडल का एक्सट्रीम सोशलिस्ट टिल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत से एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर रहा था। मगर नेहरू अपने फैसले को लेकर अटल थे। हालांकि इसी बीच इंडिया के फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप में कांग्रेस और नेहरू को पहला झटका तब मिला जब न्यूली फॉर्म्ड केरला में 1957 में पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। लेकिन लिबरेशन स्ट्रगल की आड़ में आर्टिकल 356 का हवाला देते हुए पीएम नेहरू ने 31 जुलाई 1959 को केरला की चीफ मिनिस्टर EMS नंबूदिरीपाद लीडरशिप वाली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करके केरला में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। 1953 में पीएम नेहरू ने बिना पार्लियामेंट की मजबूरी के ही मणिपुर की 22,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैली कबाब वैली म्यांमार को दे दी, जो यूं तो 1826 में हुई ट्रीटी ऑफ व्यांडाबू के बाद से ही म्यांमार के पास थी, लेकिन उसके बदले वो मणिपुर को एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रिब्यूट के तौर पे रेगुलरली देता था। मगर आजादी के बाद 1953 में पीएम नेहरू ने बर्मा के पीएम ऊनू से मिलकर यूनिलेटरली इस एग्रीमेंट को एंड करके ये वैली म्यांमार को सौंप दी। इस बारे में ना तो पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल लिया गया और ना ही मणिपुर के लोकल लीडर से। तो दोस्तों, इन सभी सिनेरियोज को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में फिर से एक सवाल उग्र हो रहा होगा, और वो कि क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए एक नाइटमेयर थे? तो उसका जवाब है नहीं। ये बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसले विवादास्पद थे, जो अगर ना लिए गए होते तो शायद भारत का रुख कुछ और होता। लेकिन लगभग 17 साल के अपने लंबे टेन्योर में किसी भी लीडर के लिए 100% सही फैसले लेना आसान नहीं हो सकता। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस दौर में नवोदित भारत के पास कोई सैंपल स्टोरी नहीं थी, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। वो दुनिया की सबसे बड़ी और डाइवर्स डेमोक्रेसी के रूप में अपना हर कदम पहली बार बढ़ा रहा था। ऐसे में यदि उसके कुछ कदम गलत पड़ गए तो इसके लिए नेहरू की लीडरशिप को पूरी तरह साइडलाइन शायद नहीं किया जा सकता। तो आइए नेहरू की लीडरशिप के इस पहलू को भी जान लेते हैं। अक्सर पीएम नेहरू की लेगेसी की क्रेडिबिलिटी को साइडलाइन करने के लिए उनकी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स को टारगेट किया जाता है। ये बात सही है कि नेहरू एक वेल्दी और पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से आते थे। साथ ही ये बात भी उतनी ही सही है कि उन्हें कैम्ब्रिज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिला और इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पहचान अपने पिता मोतीलाल नेहरू की वजह से मिली। लेकिन 1921 से लेकर 1945 तक यानी लगभग 24 सालों में उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपनी भूमिका की वजह से 12 डेज से लेकर 1041 डेज तक के 9 टर्म्स जेल में काटे हैं, जिन्हें अगर जोड़ के देखा जाए तो ये 3259 डेज होते हैं, यानी जीवन काल के लगभग 9 साल। वो नेहरू ही थे जिन्होंने 1928 में सबसे पहले कांग्रेस में टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, जिसे 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन में नेहरू की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया गया। जबकि तब महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग रखते थे। 13 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने ही इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार की। वहीं 1947 के भारत को विभाजन के साथ आजादी मिलने तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडिया के फर्दर बाल्कनाइजेशन को रोकने में भी नेहरू और माउंटबैटन से उनके संबंधों का अहम रोल रहा। हालांकि ये बात भी सही है कि भारत को आजाद कराने और आजाद भारत की दिशा का निर्धारण करने में अनगिनत महापुरुषों का योगदान है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इसमें जवाहरलाल नेहरू का अपना एक अलग स्थान है और उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। साथ ही अब अगर हम नेहरू एरा के बीच जाने के लगभग 6 दशक बाद उनके रोल को जज कर ही रहे हैं, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि विभाजन के जिन हालातों में भारत को आजादी मिली और उसके 1 साल के भीतर ही जिस तरह भारत ने महात्मा गांधी को खोया, इस बीच सबका यही मानना था कि ये न्यूली इमर्ज इंडिया कई हिस्सों में बंट जाएगा। आफ्टर ऑल अब इसे बांधे रखने वाला है कौन? यही नहीं, जिस पटेल वर्सेस नेहरू की डिबेट हम अक्सर देखते हैं, अगर हम उसे भी ऑब्जेक्टिवली देखें तो भारत ने अपने लौह पुरुष सरदार पटेल को तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले ही खो दिया था। ऐसे में वो जवाहरलाल नेहरू ही थे
जिन्होंने इन सभी विपदाओं के बीच ही इतने बड़े देश को साथ बांधे रखा, साथ ही इसके डेमोक्रेटिक सेटअप और सेकुलर फैब्रिक को भी संभाले रखा। वरना भारत के ही साथ आजाद हुए पाकिस्तान में मिलिट्री कू और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी का दौर अगले दशक में ही शुरू हो गया था। 1949 में जिस तरह चाइना में सो कॉल्ड रेवोल्यूशन या सिविल वॉर देखने को मिला, भारत इन सब के बीच भी स्थिर बना रहा। सिमिलरली आज हम भले ही नेहरू के इकोनॉमिक मॉडल को कितना भी क्रिटिसाइज करने, बट ये बात नकारी नहीं जा सकती कि रेट्रोस्पेक्ट करके एक बेटर ऑप्शन चूज करना हमेशा आसान दिखाई देता है। मगर सच तो ये है कि जिस तरह बिलो 20% लिटरेसी रेट, भुखमरी, पार्टीशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इत्यादि जैसी समस्याओं के बीच भारत आजाद हुआ था, उसके पास सोशलिज्म और गवर्नमेंट सेंट्रिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट के मॉडल को फॉलो करने के अलावा शायद कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ना ही उसके पास किसी और सिमिलर नेशन की सक्सेस स्टोरी थी। उसे अपनी राह खुद बनानी थी, अपनी गलतियां खुद करनी थी और अपने सही फैसले भी खुद लेने थे। साथ ही नेहरू का चाइना और पाकिस्तान के साथ हुआ मिस कैलकुलेशन उनके आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था। असल में नेहरू न्यूली डिपेंडेंट इंडिया को ग्लोबल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही स्टैब्लिश करना चाहते थे ताकि उसकी ग्लोबल इमेज इनहैंस हो सके। यही कारण है कि एक न्यूली इमर्ज नेशन को पाकिस्तान के साथ प्रोलॉन्ग्ड वॉर में ढकेलने के बजाय उन्होंने यूएन जाने का रास्ता चुना। वहीं चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी इसलिए हो रही थी ताकि भारत अपने पड़ोस में शांति बहाल रख सके। लेकिन यूएन और चाइना दोनों ने ही नेहरू को निराश किया। लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट के फ्रंट पे हमें याद रखना चाहिए कि वो नेहरू ही थे जिनकी लीडरशिप में भारत को 1950 में इलेक्शन कमीशन मिला, जिसकी इम्पार्शियलिटी आज तक बरकरार है। इसी तरह देश में हायर लेवल एजुकेशन इंश्योर करने के लिए 1950 में ही आईआईटी, 1955 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1956 में एम्स और 1961 में आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी गई, जिनकी अहमियत आप खुद ही समझते हैं। साइंस एंड टेक की फील्ड में भी डीआरडीओ और इसरो का प्रीकर्सर एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए, जिसने देश का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा और थुम्बा से छोड़ा गया पहला रॉकेट प्रोड्यूस किया। साथ ही देश की इकोनॉमी, फूड सफिशिएंसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को साथ साथ पुश देने के लिए न केवल पहले 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, बल्कि यूएस और यूएसआर जैसे दोनों ग्लोबल सुपर पावर्स की मदद से देश में डैम से लेकर पीएसयूज तक स्टैब्लिश किए गए। इसमें भाखरा नंगाल डैम, भेल, एलआईसी, ओएनजीसी, आईओसीएल इत्यादि शामिल हैं, जो आज भारत के महारत्न हैं। ऐसे में चाहे आज भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप हो, सेकुलर फैब्रिक हो, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबके फुटप्रिंट्स हमें नेहरूवियन एरा में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में सिक्के के दोनों पहलू देखते हुए आप कमेंट करके बताइए कि नेहरू कैसे पीएम थे, क्योंकि शायद इसका कोई एक जवाब है नहीं। आप क्या सोचते हैं? आप किसको बड़ा मानते हैं, उनकी गलतियों को या उनके सही फैसलों को? इसके हिसाब से इस सवाल का जवाब भी बदलता रहेगा। तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।